और कई सारा प्रोजेक्ट्स का यहाँ पे उद्घाटन यहाँ पे किया है। तो सबसे पहले तो जितने भी जो प्रोजेक्ट्स आज यहाँ पे फाउंडेशन किया और उद्घाटन किया है राज्य सरकार के ओर से, मैं यहाँ पे लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के निवासी आप सभी को राज्य सरकार के ओर से डेडिकेट करता हूँ। मैं यहाँ लैंड करने के बाद सबसे पहले मैं गया तरिन एरिया में, जहाँ पे एक्वा पार्क वहाँ पे बन रहा है। और ये जो एक्वा पार्क है ये देश का पहला एक्वा पार्क है। ये पार्क बहुत ही जल्दी अभी बन जाएंगे, शायद 2 महीना के अंतर्गत में बन के कंप्लीट हो जाएंगे। बन जाने के बाद आप देखिए कि यहाँ पे जो टूरिस्ट का जो फुटफॉल यहाँ पे जो होता है 3 गुना आगे हम लोग लेके जा पाएंगे। और साथ ही साथ ये एक ऐसा एक मॉडल हम लोग तैयार कर रहा है कि जितने भी जो हमारा फिशरी रिलेटेड जो हमारे फार्मर्स हैं वो लोग भी यहाँ आके ट्रेनिंग भी वो लोग ले पाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट जो है केवल सिर्फ जीरो के लिए ही नहीं बल्कि पूरे अरुणाचल प्रदेश और हमारा जो असम के लोग भी यहाँ आके ट्रेनिंग ले पाएंगे। तो इस तरह का फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ पे फिशरीज डेवलपमेंट को लेके यहाँ पे बनाया जा रहा है। इसके लिए मैं यहाँ के स्थानीय विधायक, सरकार में हमारा सहयोगी ऑनरेबल मिनिस्टर श्री ताके ताकी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनके मंत्रालय के द्वारा, उनके लीडरशिप के द्वारा ये प्रोजेक्ट हम लोग अरुणाचल में सफलतापूर्वक यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहा है। और साथ ही साथ मैं दूसरा प्रोजेक्ट जो देख के आया, ये प्रोजेक्ट है हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो हमारा पारे अमी हपोली जगह में लोकेटेड है। 6.3 MLD का ये कैपेसिटी है। और वेरी रिसेंटली अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ईटानगर में 9 तारीख में आके वहां से वर्चुअल मोड में इस प्रोजेक्ट को आपका जीरो के लिए डेडिकेट किया है। जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पे हपोली में जो बनाया है ये काफी फ्यूचरिस्टिक एक प्रोजेक्ट है। कम से कम 10 साल तक यहाँ पे जीरो में आप लोगों को पानी का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और साथ साथ आप लोगों को ये बताते हुए बड़ा खुशी महसूस हो रहा है, रिसेंटली जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में जो जल जीवन मिशन प्रोग्राम लॉन्च किया था, अरुणाचल प्रदेश में हम लोग ने 100% सैचुरेशन करके नॉर्थ ईस्ट का सबसे पहला राज्य और कंट्री में नंबर 10 स्टेटस हम लोगों को मिला है। तो इस खुश अवसर पर मैं PHED डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स, डिपार्टमेंट के सभी हमारे कर्मचारी, आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट और बधाई देता हूँ। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बाद में मैं थोड़ा टाइम के लिए अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी मैं DC साहब और मिनिस्टर साहब के साथ में हम लोग विजिट करके आया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम लोग ने एक नया प्रोग्राम से जोड़ा जो थोड़ा देर पहले हमारे डिप्टी कमिश्नर विवेक साहब ने आप लोगों को यहाँ पे जो बताया। एक पायलट प्रोजेक्ट का बेसिस में जीरो और तवांग में 2 डिस्ट्रिक्ट में इसको हम लोग ने लागू किया। टेलीमेडिसिन का जो प्रोजेक्ट है, तो ये टेलीमेडिसिन आप लोग ने बहुत सुना होगा, मगर ये जो इस बार जो जीरो में हम लोग ने जो पायलट प्रोजेक्ट में जो यहाँ पे प्रोवाइड किया है, ये अपने आप में बड़ा ही एक यूनिक है। इसमें एक किट होता है, वो किट से गांव-गांव में जाके लोगों को एक्सरे और बहुत सारा ट्रीटमेंट हम लोग डायरेक्टली हम लोग कर पाएंगे। और ये जो है टेलीमेडिसिन डायरेक्टली हमारे हॉस्पिटल के साथ में या अपने राज्य के बाहर में भी जो स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनके साथ में भी लाइव शेयरिंग करके हम लोग पेशेंट्स का साथ में उसको ट्रीटमेंट हम लोग दे पाएंगे। ये प्रोजेक्ट जो हमें पूरा भरोसा है कि अरुणाचल जैसे काफी दूर दराज एक एरिया है, उसमें लोगों को हेल्थ फैसिलिटी को अपलिफ्ट करने में जरूर इसका फायदा होगा। तो इस प्रोजेक्ट के लिए भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी रिसेंटली जैसे मैंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी 9 तारीख को ईटानगर में आके बहुत सारा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी किया और कई सारा प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन भी ले किया। कुल मिला के नॉर्थ ईस्ट में
55,000 करोड़ 55,000 करोड़ का प्रोजेक्ट माननीय पीएम साहब ने डेडिकेट किया हुआ है। और इस बार का प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट हम लोगों के लिए बहुत ही यूनिक था। इस बार प्राइम मिनिस्टर साहब आया, केवल अरुणाचल के लिए नहीं आया, बल्कि अरुणाचल में आके बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का भी प्रोजेक्ट्स अपना अरुणाचल प्रदेश से ही उद्घाटन किया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने। तो ये हम सभी के लिए बहुत ही एक गर्व का एक अवसर है। 55,000 करोड़, उसमें से अरुणाचल प्रदेश के लिए 41,000 करोड़ ये प्रोजेक्ट अरुणाचल के लिए है। आज हम लोगों के बीच में हमारे सीनियर जो वाइस प्रेसिडेंट नानी राजी साहब ने अपना स्पीच में बताया, जैसे हमारा ताकि ताकि साहब ने भी जो मेंशन किया, माननीय प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप पर क्या क्या बड़े बड़े जो काम इस राज्य में हुआ, इस देश में हुआ है, हम सब लोग जानते हैं। माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब 2014 के बाद जो जर्नी रहा इस देश का, वो जर्नी जो है हिस्टोरिक है, हिस्टोरिक। हम सब लोग ने विटनेस किया, आंखों के सामने हम लोग ने डेवलपमेंट को देखा। पहले का अरुणाचल प्रदेश का पहचान और नॉर्थ ईस्ट का जो पहचान था देश भर में, ये था कि जो बड़े शहरों में जो लोग बसते हैं, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, वो लोग सोचते हैं कि हमारा नॉर्थ ईस्ट पूरा करप्टेड है, हमारा नॉर्थ ईस्ट अंडर डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। नॉर्थ ईस्ट का पहचान, पुराना नॉर्थ ईस्ट का पहचान ये था इंसर्जेंसी से। मगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज पूरा इसको बदल दिया है। प्राइम मिनिस्टर साहब प्रधानमंत्री बनने से पहले या गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में वो एक चप्पल पहन के, एक झोला लटका के नॉर्थ ईस्ट का हर एक राज्य वो बस में बैठ के वो देख चुका है। इसलिए 2014 में सबसे पहले नरेंद्र मोदी साहब ने कहा ये देश तो भी डेवलप होगा जब हमारा नॉर्थ ईस्ट डेवलप होगा। और साथ ही साथ उन्होंने उनके जितने भी जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको ये डायरेक्शन दिया कि हर एक 15 दिन के अंतर्गत कोई ना कोई यूनियन मिनिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट जाके विजिट करेंगे, अपने डिपार्टमेंट का जो इशू है उसको राज्य सरकार का साथ में बैठकर चर्चा करके उसको सॉल्यूशन देके वापस दिल्ली आना है। तो 2014 से लेके अभी तक नॉर्थ ईस्ट में जो यूनियन मिनिस्टर्स का विजिट हुआ उसका आंकड़ा है मोर देन 500 टाइम्स यूनियन मिनिस्टर्स का विजिट हुआ है नॉर्थ ईस्ट में। और प्रधानमंत्री जी खुद नॉर्थ ईस्ट में मोर देन 50 टाइम्स नॉर्थ ईस्ट में वो टूरिंग कर चुका है। आप लोग कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, आजादी के बाद से कई सारा प्रधानमंत्री बने, उन सब प्रधानमंत्रियों का अगर नॉर्थ ईस्ट का विजिट का आंकड़ा टोटल देखें तो हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लीडरशिप में उन्होंने जो नॉर्थ ईस्ट का टूर किया, कोई भी प्रधानमंत्री यानी कि सभी प्रधानमंत्री का जोड़ के भी हम लोग तुलना करने से, कंपेयर करने से भी उनका आंकड़ा जो है कई गुना ज्यादा है। अभी रिसेंटली माननीय पीएम साहब जो ईटानगर में आया, तो आप में से कई लोग शायद यहाँ से भी फिजिकली वहाँ आईजी पार्क में आए होंगे, मगर जो आ नहीं पाया आप लोग ने टीवी या सोशल मीडिया में उनका स्पीच भी देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो आप लोग नरेंद्र मोदी का यूट्यूब चैनल में जाके उसको दोबारा फिर स्पीच भी सुन सकता है। उन्होंने क्लियर कट कहा कि हमारा भारतीय जनता पार्टी जो है कि हम लोग अरुणाचल प्रदेश को पॉलिटिकल एंगल से कभी नहीं देखता। पॉलिटिकली देखिए अरुणाचल प्रदेश में केवल 2 ही एमपी है। 2 ही एमपी के लिए अगर पुराना जमाने में देखा जाए तो पुराना जो दिल्ली में जो सरकारें जो बने वो लोग हमेशा नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल को पॉलिटिकल एंगल से ही देखा करता था। इसलिए हमारा अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट हम लोग डेवलपमेंट कर नहीं पाया। मगर नरेंद्र मोदी साहब आने के बाद आप देखिए आज अरुणाचल प्रदेश में हर एक सेक्टर में हम लोग ट्रांसफॉर्म हो चुका है। हमारा जितने भी जो बॉर्डर एरियाज है वो भी
भी अभी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आगे और भी हम लोगों को ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो मैंने माननीय पीएम साहब को जिक्र किया, आपने जो रास्ता दिखाया, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, उसी का आधार पर हम अरुणाचल प्रदेश के टीम अरुणाचल हम सभी सदस्य हैं, उसको लेके हम लोग आगे बढ़ रहा है। अब आज देखिए अरुणाचल में हर एक क्षेत्र में हम लोग कहीं उपलब्धि हम लोग ने अचीवमेंट किया है। पुराना अरुणाचल का पहचान ये था देश भर में कि सबसे नीचे हर एक सेक्टर में अगर राज्य का कंपेयर करें, स्टेट्स लोगों का अगर हम लोग कंपेयर करें तो अरुणाचल का परफॉर्मेंस सबसे लोएस्ट हुआ करता था। अभी आज हम लोग ने कई सेक्टर्स को रिफॉर्म करते हुए हम लोगों का अपना परफॉर्मेंस लेवल को हम लोग बढ़ाया। जो परफॉर्मेंस लेवल बढ़ जाता है तो अपना एरिया उस सेक्टर में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग लेके आ पा रहा है। नानी लाजी साहब ने यहाँ पे जो मेंशन किया सिस्टमेटिक परफॉर्मेंस, और हमारा ताकि साहब ने जो मेंशन किया कि आईटी सेक्टर में हम लोग ने रिफॉर्म जो किया है, जैसे कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, पहले के जमाने में नौकरी किस प्रकार से मिला जाता था हम सबको पता है, मगर उस वक्त में कुछ सिस्टम नहीं था हमारे पास, सरकार के पास में। तो 2016 में हमने निर्णय लिया कि हमारा जो युवा है उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म देना ये बहुत ही आवश्यक है। इसलिए स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का हमने गठन करवाया। अभी आज देखिए स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो है ये ISO सर्टिफाइड एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। आज हमारे युवाओं लोग जिसका पास टैलेंट है वो ऑन मेरिट बेसिस इस एग्जामिनेशन का थ्रू से उनको अपना जॉब मिल रहा है। और मैं स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ उसमें मैंने जॉब सर्टिफिकेट भी 2 प्रोग्राम में हमने दिया। जॉब सर्टिफिकेट हम दे रहा था तो कुछ रैंडमली मैंने कुछ कैंडिडेट्स, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स लोगों को नाम पूछा, उनका डिग्री पूछा, और सुन के ये आश्चर्य हुआ कि दोनों प्रोग्राम में हम लोग ट्राइबल है, अपना नाम बता देने से कौन सा एरिया का है वो पता चल जाता है। जैसे पेमा खंडू है तो या तो तवांग से होगा या तो वेस्ट कामेंग से होगा। जैसे अगर यहाँ का होगा तो अगर लाजी बोलो या हागे बोलो तो पता चल जाता है ये अपतानी है। परतिन बोलने से आदि बेल्ट का हो गया, नाबुम बोलने से निशी बेल्ट का हो गया। तो हम लोग का ट्राइबल में नाम बता देने से पता चल जाता है। तो मैं तो आश्चर्य हुआ, जिनको भी नाम पूछो वो उस नाम से पूरा डायरेक्टली आपका अपतानी का कनेक्शन हो जाता है। तो अपतानी जो है मैं ऑन एन एवरेज मैं बोल सकता हूँ कि एवरेज में स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में अराउंड 30 to 35% पूरा अपतानी लोग ही आके लेके जाता है। तो ये बहुत ही एक अच्छा अवसर सभी अरुणाचल प्रदेश के ट्राइब्स के युवाओं को मिला है। जिसका पास टैलेंट है उन्हीं का पास जाके ये उस प्लेटफॉर्म को यूज करके गवर्नमेंट सेक्टर में आके नौकरी कर पाता है। उसी प्रकार से हमारा जो फ्यूचर है हमारा युवा फ्यूचर है। अभी आज का जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में जिन लोगों ने आके नौकरी ज्वाइन किया, आप लोग देख सकते हैं कि आज से 5 साल बाद आप लोग देखिए गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस लेवल, गवर्नमेंट का आउटपुट जो लेवल है वो दुगना होगा, वो कई गुना अच्छा से हम लोग तेजी गति से सरकार का जो फैसिलिटी है वो लोगों तक हम लोग पहुंचाने में और भी सक्षम होगा। क्योंकि अभी जो लोग गवर्नमेंट जॉब में शामिल हो रहा है वो लोग किसी का रिकमेंडेशन से नहीं आ रहा है, किसी का सिफारिश से नहीं आ रहा है, बल्कि अपना बलबूतों में मेरिट में होके वो लोग सरकारी नौकरी में जोड़ रहा है। जैसे मैंने कहा युवा हमारा फ्यूचर है। युवाओं का कई सारा सेक्टर्स में हम लोग ने काम किया। युवाओं का पास काफी सारा टैलेंट है। उस टैलेंट को नर्चर करने के लिए हम लोग ने कई सारा प्लेटफॉर्म्स युवाओं को डेडिकेट किया है। जैसे अरुणाचल आइडल बोलिए, मिस्टर अरुणाचल बोलिए, मिस अरुणाचल बोलिए, अरुणाचल गॉट टैलेंट, अरुणाचल सुपर डांसर। तो आज देखिए हमारा अरुणाचल का युवा इन सारा प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए हमारा युवा लोग आज बॉलीवुड इंडस्ट्री बॉम्बे में जाके पहुंच चुका है। और बॉलीवुड इंडस्ट्री में फिल्मों में अपना
युवाओं लोग वहाँ पे एक्टिंग करता है, एक्ट्रेस वहाँ पे बनता है, बड़े थिएटर्स में उनका मूवीज आते हैं। और साथ साथ हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना अरुणाचली अपना वहाँ सिंगर भी है। तो कितना अच्छा महसूस होता है हम लोगों को कि अपना अरुणाचली के बच्चे लोग जो बड़ा स्क्रीन में जो देखता है। यही नहीं बल्कि अरुणाचल के युवाओं में स्पोर्टिंग इवेंट्स में भी काफी टैलेंटेड है। पहले स्पोर्ट्स में भी हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने का कारण से स्पोर्ट्स सेक्टर को हम लोग आगे बढ़ा नहीं पाया। अभी देखिए जीरो में ये स्टेडियम आने के बाद हमारा युवाओं को बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिला है अपना खेल कूद को आगे बढ़ाने के लिए। इसी प्रकार से अरुणाचल पूरे अक्रॉस अरुणाचल में पिछले 7-8 सालों में हम लोग ने स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हम लोग ने फेसलिफ्ट किया। कई सारा स्टेडियम्स इस प्रकार का हम लोग ने अरुणाचल में युवाओं के लिए डेडिकेट किया। कई सारा इंडोर स्टेडियम्स, कई सारा क्लब बिल्डिंग्स हम लोग ने बना के अपना युवाओं को हम लोग ने डेडिकेट किया। उस फैसिलिटी को यूज करते हुए आज अरुणाचल प्रदेश का अगर मेडल का हम लोग अगर कंपेयर करें 2016 से लेके 2023 तक का जो मेडल का आंकड़ा है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का जो मेडल है, हम लोग हजार मेडल्स अपने लिए जीता है। तो स्पोर्ट्स में हम लोगों का युवा बहुत अच्छा तरीके हम लोग कर रहा है। आने वाला दिनों में और भी स्पोर्ट्स का पैरामीटर को हम लोग बनाएंगे और भी इस प्रकार के स्टेडियम्स जितना हो पाएगा और भी अलग अलग लोकेशंस पर हम लोग बनाएंगे ताकि अपना युवा उस स्पोर्टिंग इवेंट्स को देखते हुए अपना टैलेंट को उभर पाएंगे। अभी हेल्थ फैसिलिटी के बारे में आप लोगों को कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम बताना चाहेंगे। हेल्थ सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए जो कोरोना से हम लोग जो लड़ाई लड़ रहा था, तो हमें एक मौका मिला अपना हेल्थ फैसिलिटी किस प्रकार से है उसको विजिट करने के लिए। तो वहाँ पे मैंने देखा कि अपना हेल्थ सिस्टम जो उतना रोबस्ट नहीं था, तो इसलिए तुरंत हमने निर्णय लिया कि अपना हेल्थ सिस्टम को हम लोगों को अच्छा सिस्टम बनाना होगा। इसलिए आज आप लोग देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में हर एक डिस्ट्रिक्ट में अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो है वो कई डिस्ट्रिक्ट का ऑलरेडी फेसलिफ्ट होके नया हॉस्पिटल बन चुका है और कई डिस्ट्रिक्ट में अभी कंप्लीशन होने वाला है। जैसे अपना जीरो का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अभी कंप्लीशन वर्ष में ही है, 2 महीना में ये काम भी खत्म हो जाएंगे। और इस हॉस्पिटल को उद्घाटन के लिए भी मैं खुद यहाँ दोबारा फिर जीरो आएंगे। हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश में चाहे वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हो, चाहे वो GDMO डॉक्टर हो, चाहे वो नर्सेस हो, हर एक पोस्ट को हम लोग ने सैंक्शन करके हेल्थ डिपार्टमेंट को दे दिया है। साथ ही साथ इक्विपमेंट केवल डॉक्टर और मैन पावर देने से भी नहीं होगा, डॉक्टर्स को इक्विपमेंट भी चाहिए। इसलिए अच्छा से अच्छा इक्विपमेंट भी हम लोग प्रोक्योर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को दे रहा है। आप लोग जीरो का जो हॉस्पिटल है वहां जाकर देख सकते हैं कि क्या क्या नया इक्विपमेंट हम लोग ने यहाँ पे स्टैब्लिश यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। उसी प्रकार से अभी आने वाला दिनों में जो ये पोस्ट जितने भी जो डॉक्टर्स है, नर्सेस का है पोस्ट जो फिलअप हो जाएगा, हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल CHCs और PHCs में मैन पावर का शॉर्टेज भी नहीं होगा। आप सभी को पता है कि अरुणाचल प्रदेश में पहला मेडिकल कॉलेज भी नहीं था, तो मेडिकल कॉलेज को भी हम लोग ने शुरुआत किया है, राज्य का फर्स्ट मेडिकल कॉलेज। और पिछले साल 2023 में फर्स्ट बैच ऑफ मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट्स वहां से 100% रिजल्ट्स देते हुए फर्स्ट बैच ऑफ स्टूडेंट्स पास आउट हुआ है। और ट्रिम्स जो है हमारा जो मेडिकल कॉलेज है उसको हम लोग ने इतना स्ट्रेंथनिंग किया हुआ है कि अभी बहुत ही जल्दी इंस्पेक्शन के लिए हम लोग वेट कर रहा है। इंस्पेक्शन हो जाने के बाद में जो 50 सीट मेडिकल सीट जो है उसको बढ़ के 110 सीट्स हम लोग लेके जाने वाला है अपना युवाओं के लिए। तो उस प्रकार से हमारा एजुकेशन सेक्टर में भी काफी सारा रिफॉर्म हम लोग ने लेके आ पाया। राज्य का जो पहला यूनिवर्सिटी, स्टेट ओन यूनिवर्सिटी, पेपर में तो बहुत साल पहले से ही बना के रखा था, मगर उसको ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के नहीं दिया। तो हमारा टेन्योर में हम लोग ने इंफ्रास्ट्रक्चर बना के भी दिया और वहाँ का वाइस चांसलर और जितने भी जो मैन पावर है उसको भी रिक्रूटमेंट करके दिया। और पिछले साल से हमारा अरुणाचल यूनिवर्सिटी पासीघाट में जो लोकेटेड है वो क्लासेस भी स्टार्ट हो गया है। इसी के साथ आप सबको पता है कि
गोल्डन जुबली कैबिनेट हम लोग ने यहाँ जीरो में 2022 को यहाँ पे किया था। उस गोल्डन जुबली कैबिनेट में हम लोग ने निर्णय लिया कि राज्य में 50 गोल्डन जुबली स्कूल्स हम लोग बनाएंगे। उसके लिए हमने 500 करोड़ हमने ईयरमार्क करके दे दिया है। स्कूल्स लोग भी अभी लगभग बन के तैयार अभी हो चुका है। उसी प्रकार से मैं अरुणाचल प्रदेश में 50 डेडिकेटेड गर्ल्स कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को हम लोग ने सेटअप किया है और साथ साथ 12 एकलव्य मॉडल स्कूल का सेटअप भी हो गया है। 6 नया पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस भी सेटअप कर चुका है। 2016 से लेके अभी तक नया 5 कॉलेज भी हम लोग ने शुरुआत कर दिया है। एजुकेशन क्षेत्र को और भी हम लोगों को आगे बढ़ाना ये बहुत ही आवश्यक है। आपतानी समाज जो है बहुत ही एडवांस आप लोग एक समाज है। यहाँ के आपतानी समाज में सब लोग एजुकेटेड भी हैं। आप लोगों को ज़्यादा एडवाइस इसमें हमको देने का नहीं है, क्योंकि आप लोग एक रोल मॉडल के तरह अरुणाचल में आप लोग काम करते हैं। अरुणाचल में जो बाकी के जो ट्राइब्स हैं वो हम लोग आपतानी से सीख के अपने जगह में उसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लेके जाता है। सो एजुकेशन में हम लोगों के लिए अभी एक नया चैलेंज एक ये है कि देश भर में अभी सबसे बड़ा रिफॉर्म माननीय पीएम साहब ने जो लेके आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस नया एजुकेशन पॉलिसी को बाय 2030 हम लोगों को रोल आउट करना है। ये बहुत ही एक चैलेंजिंग एक टास्क है। अभी जैसे इलेक्शन खत्म होने के बाद सबसे पहला टारगेट होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हर एक स्कूल में किस प्रकार से रोल आउट करना है। उसके लिए मैं मीटिंग डिस्ट्रिक्ट वाइज में मीटिंग लूंगा, स्कूल वाइज हमें मीटिंग लेके उसको हम लोग एक रोड मैप बनाना बहुत ही आवश्यक है। स्कूल्स को हम लोग और भी मजबूत करते हुए हम लोग क्वालिटी एजुकेशन में हम लोग ध्यान देना ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं वही हमारा समाज का फ्यूचर है, वही बच्चा इस राज्य का फ्यूचर और देश का फ्यूचर है। तो उनको क्वालिटी एजुकेशन देना ये सरकार और हम सब समाज का, हम सब लोगों का ड्यूटी बनता है। सो इन कमिंग डेज हम सब का टारगेट ये होना चाहिए कि हम सब का बच्चे अपने स्कूल में जहाँ जहाँ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं उन लोगों को अच्छा क्वालिटी एजुकेशन देके ताकि भविष्य में वो देश सेवा करने में वो सक्षम बने। इस प्रकार से अभी इकोनॉमिक सेक्टर में कई सारा डेवलपमेंट हम लोग ने कर पाया है। पहले जो बजट हुआ करता था 2016 में मैंने बजट देखा तो राज्य का बजट था 12,500 करोड़। उस 12,500 करोड़ को अभी 2023 में डबल से भी ज्यादा करते हुए अभी लेके पहुंचा है 30,000 करोड़। 30,000 करोड़ हम लोग ने बजट को लेके आ पाया है। इसका मतलब परफॉर्मेंस हम लोगों को बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा स्टेट का रेवेन्यू वो भी आगे बढ़ रहा है। मैंने 2016 को जब मैं मुख्यमंत्री बना मैंने केवल यही कहा कि हम सबको एक टीम अरुणाचल के हिसाब से हमको काम करना होगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है बड़ा एक यूनिक स्टेट है। यहाँ पे 26 जनजाति ट्राइब्स 26 ट्राइब्स यहाँ पे बसे हुए हैं और साथ साथ यहाँ का जो ज्योग्राफिकल जो एरिया है बहुत ही वास्ट है, काफी बड़ा एक ज्योग्राफिकल एरिया है, बहुत ही चैलेंजिंग एक राज्य है। इस राज्य को डेवलपमेंट के लिए अगर केवल मुख्यमंत्री को ही छोड़ देने से मैंने कहा मैं तो इस प्रदेश को 1 इंच भी आगे लेके जा नहीं पाएगा। हमको चाहिए टीम वर्क। मैं हूं हमेशा टीम वर्क में काम करने वाला व्यक्ति। इसलिए आज अरुणाचल प्रदेश में जो भी सेक्टर में जो हम लोग ने ट्रांसफॉर्मेशन अचीवमेंट जो कर पाया है ये हम सभी का एक योगदान है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारा सरकारी कर्मचारी, हमारा सीबीओस, हमारा यूथ लीडर्स, हमारा महिला सभी लोगों का जो योगदान है आज इस मंच से मैं उन सभी लोगों को इस अचीवमेंट के लिए आप सभी को मैं क्रेडिट में देता हूं। अरुणाचल प्रदेश का जो इकोनॉमी है अभी आने वाला दिनों में हम लोग ने ऑलरेडी फोकस किया है कि हमारा जो विलेज इकोनॉमी को हम लोग बढ़ाना होगा और
और ट्राइबल में हम सबको पता है कि जो महिलाओं लोग अपना ट्राइबल समाज में वो लोग बहुत अच्छे काम करते हैं। तो इसलिए 2016 से मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप का मूवमेंट हमने शुरुआत किया। अरुणाचल प्रदेश में अभी तक 9300 प्लस सेल्फ हेल्प ग्रुप का स्थापना इस्टेब्लिश हो चुका है और उसमें 85,000 से भी अधिक वुमेन्स लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जोड़ चुके हैं। भारत सरकार का स्कीम्स, राज्य सरकार का स्कीम्स उसको आगे बढ़ाते हुए और साथ साथ बैंकिंग नेटवर्क के साथ में जोड़ के हम लोग अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से विलेज इकोनॉमी को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारा जो नॉर्दर्न बेल्ट का जो जितने भी जो गांव है, पहले जो लास्ट गांव बोला जाता था, अभी उस गांव को फर्स्ट विलेज, प्रथम विलेज के नाम से जाना जाता है। उन सभी गांवों को डेवलपमेंट करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का स्टार्टिंग हो चुका है। रिसेंटली जहां जहां बॉर्डर एरियाज में रोड नहीं था, जिन गांवों में रोड नहीं था, उन सभी गांवों का रोड्स भी अभी सैंक्शन हो गया है। More than 1000 kilometers road has been sanctioned under Vibrant Village program। और वहां पे जो आर्मी, ITBP जो लोग तैनात है, हमारा जिला प्रशासन के साथ में मिलकर आर्मी, ITBP और SSB नॉर्दर्न बेल्ट के जितने भी जो गांव है उसको हैंड होल्ड करके उसको अभी डेवलपमेंट के डिस्ट्रिक्ट में हम लोग लेके जा रहा है। कम्युनिकेशन सेक्टर में आप सबको पता है कि पहले यहाँ से जीरो से ईटानगर आने में 4-5 घंटा, यहाँ से 5-6 घंटा यहाँ से लग जाता था। अभी आज देखिए यहाँ से 2 घंटा में आराम से आप लोग ईटानगर पहुँच जाते हैं। ट्रांस अरुणाचल हाईवे, ये ट्रांस अरुणाचल हाईवे जो है इतना मेस्ड अप करके रखा था, आप सबको पता है। पहले ये रोड का वहां से पुटिन से लेके जो रोड का शुरुआत होता है, क्या हालत में था पहले वो। छोटा रास्ता था, गड्ढा काफी गड्ढा था, इतना दूर हुआ करता था, इतना कीचड़ हुआ करता था। अब आज देखिए कितना अच्छा रोड हम लोग ने डेडिकेट किया हुआ है। पुटिन से लेके पूरा पंगिन तक, तवांग से लेके पूरा लोंगडिंग तक ट्रांस अरुणाचल हाईवे जो है वो हम लोग ने कंप्लीट कर दिया है। यही नहीं बल्कि आप सब लोग ने देखा होगा कि अरुणाचल के लिए अभी भारत सरकार के साथ में मिलकर हम लोग ने एक नया रोड प्रोजेक्ट हम लोग ने अप्रूव करा के सैंक्शन कराया है। ये है अपना फ्रंटियर हाईवे और इंटर कनेक्टिविटी। कुल मिला के 2500 किलोमीटर का हाईवे अरुणाचल के लिए सैंक्शन हो गया है। कॉस्ट जो है 40,000 करोड़, 40,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। तो ये प्रोजेक्ट जो है अभी टेंडर होना अभी शुरुआत हो चुका है। 5 साल में ये प्रोजेक्ट बन जाने के बाद में आप लोग देखिए कि अरुणाचल प्रदेश और भी बहुत आगे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। रेलवेज हम लोग ने पहुंचा दिया, एयरवेज आप लोग सब जानते हैं और लाजी साहब ने भी जो यहाँ पे मेंशन किया, राज्य का जो पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दोनीपोलो एयरपोर्ट होलोंगी में हम लोग ने शुरुआत किया। जितने भी जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है उसको हम लोग ने रीबिल्ड करके फिर डेडिकेट किया। उसका ALG एक यहाँ पे 0 में भी है। पासीघाट में हम लोग ने एयर सर्विस शुरू कर दिया, तेजू में हम लोग ने एयर सर्विस शुरू करा दिया, अभी मेचुका में बहुत जल्दी एयर सर्विस शुरू हो जाएगा, विजयनगर में भी एयर सर्विस शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से जितने भी जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, 8 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को हम लोग ने रीबिल्ड करके उसको हम लोग ने पब्लिक के लिए और आर्मी यूज के लिए हम लोग ने डेडिकेट किया हुआ है। आज का जमाना जो है ये हमारा एक डिजिटल का जमाना है। तो डिजिटल नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए नेटवर्क, आप देखिए कि पहले 0 में नेटवर्क का क्या हालत हुआ करता था, अभी आज देखिए हमारा 0 में कितना अच्छा नेटवर्क, 4G नेटवर्क, 5G नेटवर्क यहाँ पे 0 में चल रहा है। पूरे अरुणाचल प्रदेश में जिन जिन एरिया में, जिन जिन गाँव में जहाँ जहाँ नेटवर्क नहीं है वहाँ में भी नेटवर्क का काम जो है पहले से शुरू हो गया। अभी बहुत ही जल्दी उसको भी हम लोग सैचुरेशन में लेके जाएंगे। उस प्रकार से अभी देखिए हमारा जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड, जिसका मंत्री हमारा ताके साहब है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड पहले काफी नेग्लेक्टेड एक डिपार्टमेंट था। 2016 के बाद आप लोग देखेंगे कि एग्रीकल्चर एलाइड में हम लोग ने बहुत सारा स्कीम्स को हम लोग ने शुरुआत किया।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एक संकल्प दिया, देश को एक रास्ता दिखाया कि हम सबको आत्मनिर्भर बनना है। उसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में भी हम लोग ने कई सारा आत्मनिर्भर कार्यक्रम हम लोग ने शुरुआत किया। एग्रीकल्चर और एलाइड डिपार्टमेंट में कई सारा आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट्स हम लोग ने शुरुआत किया, जैसे आत्मनिर्भर कृषि योजना, आत्मनिर्भर बागवानी योजना, आत्मनिर्भर प्लांटेशन योजना, मत्स्य पालन योजना, चीफ मिनिस्टर्स वाइट रिवोल्यूशन। इस प्रकार से कई सारा हम लोग ने पैरामीटर्स हम लोग ने आत्मनिर्भर के अंतर्गत में हमारा किसानों लोगों के लिए हम लोग ने लॉन्च किया हुआ है। और आज यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अचीवमेंट एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का भी यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। आने वाला दिनों में जितने भी जो आत्मनिर्भर स्कीम्स है और साथ साथ युवाओं को बिजनेस के तौर पे जो आगे बढ़ाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना, इन सभी का जो पैरामीटर को हम और भी बढ़ाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इन सभी का फैसिलिटी मिले। इसका इलेक्शंस के बाद में हम लोग पैरामीटर और भी हम लोग बढ़ाएंगे। अभी माननीय पीएम साहब ने अरुणाचल में कई सारा प्रोजेक्ट्स का उन्होंने उद्घाटन किया, जिसमें से दो बड़ा प्रोजेक्ट, एक का फाउंडेशन लेइंग किया और दूसरा का उद्घाटन किया। देश का सबसे ऊंचा लोकेटेड टनल 13,000 फीट में सेला टनल, वहां में 2 टनल है वहां पे, तो वहां पे देश का सबसे बड़ा टनल है, ये देश का सबसे हाईएस्ट लोकेटेड टनल, उसका माननीय पीएम साहब ने अरुणाचल के वासियों को डेडिकेट किया। और दूसरा जो प्रोजेक्ट है, देश का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 2880 मेगावाट दिबांग मल्टीपर्पज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, उसका उन्होंने फाउंडेशन स्टोन ले किया हुआ है। जो ये सारा प्रोजेक्ट, और रिसेंटली हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में 4 पीएसयूज के साथ में एग्रीमेंट किया, एनएचपीसी, निपको, एसजेवीएन और एनटीपीसी, इन सारा पीएसयूज का साथ में एमओयू करके अरुणाचल प्रदेश में करीबन 12,700 मेगावाट का नया प्रोजेक्ट अभी बनना शुरू होगा। और ये सब प्रोजेक्ट जो एक बार बन जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश में इनकम जो है एक साल में 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ पर ईयर का इनकम जनरेशन होगा। यही नहीं बल्कि लोकल एरिया में भी काफी सारा फंड मिलेंगे, एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेंगे, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश का हाइड्रो पावर का जो सेक्टर है उसको हम लोग बहुत ही एक प्लान वे में उसको हम लोग नर्चर कर रहा है। अगर अरुणाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनना है तो हम लोगों को हाइड्रो पावर में हम लोगों को और भी ध्यान देना ये बहुत ही आवश्यक है। सो इस प्रकार से कई सारा सेक्टर्स में हम लोग ने काफी रिफॉर्म किया हुआ है। इन सारा सेक्टर का रिफॉर्म और डेवलपमेंट बोलेंगे तो पूरा शाम हो जाएगा और आप लोग भी सुन सुन के थक जाएंगे। तो एनीवे यहाँ में अभी आज जिलों में आके बहुत ही अच्छा यहाँ पे लगा, और खास करके आज इस फंक्शन में किरण जी यहाँ पे आ नहीं पाया क्योंकि किरण जी को आज वहाँ पे अंडमान में जाना था, कुछ कार्यक्रम है वहाँ पे। मगर एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहेंगे कि देखिए, माननीय पीएम साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने और भारतीय जनता पार्टी ने अरुणाचल के लिए बहुत सारा काम किया हुआ है। तो अभी हम लोगों का वक्त आ गया है कि माननीय पीएम साहब को हम लोगों को धन्यवाद देने के लिए। अभी हम लोग डायरेक्टली पीएम साहब को वोट तो कर नहीं पाएगा, मगर पीएम साहब और बीजेपी का जो 2 उम्मीदवार है, ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के एमपी कैंडिडेट और अपना वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के एमपी कैंडिडेट, और वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का आप सबको पता है अभी का हमारा सिटिंग यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू जी, उनको पार्टी ने तय किया कि इस बार भी उनको यहाँ से उम्मीदवार बनाने का। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हुए आप लोग किरण जी को यहाँ से एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ में दोबारा एक बार फिर 2024 में उसको दिल्ली भेजना है एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट।
और साथ ही साथ ताकि जी के लीडरशिप में यहाँ पे पिछले 10 सालों में काफ़ी सारा अचीवमेंट हुआ भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप पर। तो आने वाला दिनों में अभी टिकट किसको मिलेगा हम ये बता नहीं पाएंगे, मगर जैसे ताकि साहब ने भी यहाँ पे अपने बातों को रखा, नानी लाजी साहब ने भी अपने जो बातों को रखा, तो आप सभी से मैं निवेदन करेंगे कि आज यहाँ पे अपना लोअर सुबनसिरी में तो कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी का एक्सिस्टेंस तो नहीं है, जितने भी है अपना भारतीय जनता पार्टी में ही हम लोग ने यहाँ पे सब लोग का यहाँ पे ज्वाइनिंग ऑलरेडी हो चुका है। तो आज हम लोग का बीच में फॉर्मर मेंबर अपना नानी रिबिया जी यहाँ पे ज्वाइनिंग हो चुका है पार्टी में, तो उनका भी मैं इस पार्टी में स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ आप सभी से ये निवेदन करेंगे कि पार्टी जिसको भी उम्मीदवार के नाम पे भेजेंगे आप लोग उसको एकदम जिता के आप लोग जरूर भेजना है, क्योंकि देखिए जीरो में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो पिछले 5 साल में देखा देखी हुआ है, आंखों के सामने हम लोग ने चेंजेस को देखा है यहाँ पे। अगर आप लोग चाहेंगे कि इस तरह का प्रगति, इस तरह का डेवलपमेंट जीरो को और भी आगे लेके जाना है, तो आप लोग यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार को थम्पिंग मेजोरिटी के साथ में जरूर भेजना। और यहाँ पे बीजेपी के जितने भी जो कार्यकर्ता है, आप सभी को पता है कि मैं मॉनिटरिंग भी अच्छी प्रकार से करता हूँ और पार्टी और संगठन के साथ में मैं जुड़ा हूँ। मैं अपने एरिया में जो बूथ है उस बूथ का मैं पन्ना प्रमुख भी हूँ, एक पेज इंचार्ज हूँ मैं, इसलिए हिसाब किताब में बड़ा क्लियर हूँ मैं। 2024 इलेक्शंस के बाद में मैं एक बूथ चेक करेंगे कि हमारा बीजेपी का सांसद को कितना वोट गिरा, हमारा बीजेपी का उम्मीदवार को कितना वोट गिरा। बहुत ही अकाउंटेबल हूं मैं। आप लोग ने जो काम लगाया हमने काम करके दिया है, और आज मैं यहाँ पे मांगने आया हूँ कि हमारा बीजेपी का उम्मीदवार को आप लोग यहाँ से थम्पिंग मेजोरिटी के साथ में यहाँ से भेजना चाहिए। और एक चीज मैं क्लैरिफिकेशन आप लोगों को देना चाहेंगे, नानी लाजी साहब ने भी जो मेंशन किया कि यहाँ पे जो डिलिमिटेशन का मैटर जो है थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बीच में हुआ था, मगर अभी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, मगर तो भी मैं आप सभी को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। डिलिमिटेशन जो है पहले 2007-8 में ही करना चाहिए था, मगर वहाँ पे कर नहीं पाया। उस वक्त देश में 5-6 स्टेट्स ने उसमें कर नहीं पाया। तो रिसेंटली जो डिलिमिटेशन का जो भारत सरकार से जो वहाँ से खत आया, तो हमने ऑल पॉलिटिकल पार्टीज के मीटिंग वहाँ ईटानगर में रखा और उस विषय को हमने चर्चा किया। तो सभी का कहना ये था कि अगर डिलिमिटेशन होके अरुणाचल का सीट बढ़ने से हम लोगों को करना चाहिए, अगर सीट वैसे का वैसे 60 का 60 रखने से अभी का टाइम में डिलिमिटेशन करना ये बड़ा एक समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू बन जाएगा। ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज का रिकमेंडेशन था। उस रिकमेंडेशन को देखते हुए हम लोग ने स्टेट से पास करके केंद्र सरकार का वहां पे भेजा। इसमें देखिए, क्योंकि सीट बढ़ने से तो हम लोगों को डिलिमिटेशन हम लोग को करना चाहिए, मगर सीट ही नहीं बढ़ रहा है तो हम लोग डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज करके अननेसेसरी सभी का यहाँ पे ह्यू एंड क्राई हम लोग को क्यों करना है बोल के, ये डिसीजन मेरा डिसीजन भी नहीं था, ये डिसीजन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज का ये डिसीजन था। तो इसलिए उस चीज को लेते हुए आप लोग किरण जी का साथ में मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है। किरण जी का इसमें कुछ भी रोल इसमें नहीं था। डिलिमिटेशन प्रोसेस अभी आने वाला 2 सालों में किया जाएगा। 2026 में पूरे देश का डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज किया जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में भी पूरा एक्सरसाइज किया जाएगा। और आप लोगों को मैं बताता हूँ, जो असेंबली सेक्रेटरीट, जो नया असेंबली बिल्डिंग हम लोग ने जो बना के जो वहां से अभी जो कार्य चल रहा है, उस असेंबली बिल्डिंग में आप लोग विजिटर्स गैलरी से देखना कि वहां पे कितना कुर्सी हमने रखा हुआ है। अभी का टाइम में हमारे पास 60 सीट्स है, 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, मगर फ्यूचर को देखते हुए हमने वहां पे 90 सीट का प्रोविजन, 90 सीट्स का जगह मैंने रखा हुआ है वहां पे। डिलिमिटेशन आने दीजिए, आप लोगों का पूरा सुनवाई किया जाएगा, आप लोगों को जस्टिस जरूर मिलेंगे, ये मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ। और साथ ही साथ आप सभी को भी बधाई भी देना चाहेगा, और किसी ने आज यहाँ पे मेंशन भी नहीं किया
अभी हमारा की पैनर डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। उसका दूसरा मीनिंग क्या होता है? दूसरा मीनिंग होता है कि लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट ये आप लोगों का एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट आप लोगों के लिए अभी हो गया है। इसीलिए इस अवसर पर आप सभी को आप लोगों का अपना डिस्ट्रिक्ट एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट मिल गया, उसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आने वाला दिनों में अपना लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट को हम लोग बहुत अच्छा से डेवलपमेंट करके लेके जाएंगे। आने वाला दिनों में मैं प्लानिंग में बहुत बड़ा रिफॉर्म हम लेके आ रहा है। उस नया रिफॉर्म में डिप्टी कमिश्नर और जितने भी हमारा ऑफिसर्स है, हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हमारा एमएलए और पंचायत, ये तीन ऑर्गेनाइजेशंस का, ये तीन ऑर्गन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस नया प्लानिंग प्रोसेस में। इलेक्शन खत्म होने का साथ साथ मैं सभी डिप्टी कमिश्नर्स और ऑफिसर्स का नया प्लानिंग प्रोसेस में हम ट्रेनिंग कराएंगे। एमएलएस का पूरा ट्रेनिंग किया जाएगा और पंचायत को भी इसका ट्रेनिंग किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट लोअर सुबनसिरी का जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ का प्रॉब्लम का बारे में आप लोगों को ही ज़्यादा पता है। मैं वहाँ ईटानगर में बैठ के, मेरा सेक्रेटरीट ऑफिस में बैठ के मैं अरुणाचल प्रदेश का प्लानिंग हम पूरा कर नहीं सकेगा। इसलिए अभी मैं चाहता हूं कि बॉटम से टॉप प्लानिंग का प्रोसेस जो है अभी 2024 के बाद में हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि यहाँ लोअर सुबनसिरी का जो प्रॉब्लम जो है, जीरो का जो समस्या है, हमारा तवांग का समस्या बिल्कुल अलग है। वहाँ का प्रॉब्लम जो है हमको पता है, क्योंकि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। यहाँ का प्रॉब्लम जो है जीरो का जो प्रॉब्लम है हमारा नामसाई या तेजू, वहाँ पे हम लोग कंपेयर कर नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ फुटिल एरिया है, वहाँ का प्रॉब्लम अलग है। तो हम लोगों को प्रॉब्लम का मुताबिक हम लोगों को इलाज ढूंढना होगा, और इलाज भी आप लोग ही सजेस्ट कर पाएंगे कि आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है और उसका इलाज किस प्रकार से होना है। तो उसी आधार पर प्लानिंग को हम लोग अभी बड़ा रिफॉर्म हम लोग करने वाला है। तब आप लोग देखिए कि अपना डिस्ट्रिक्ट लोअर सुबनसिरी कितने अच्छा डेवलपमेंट प्रायोरिटी सेक्टर को देते हुए बहुत अच्छा डेवलपमेंट हम लोग लेके आ पाएंगे। इतना कहते हुए अभी मैं फिर एक बार आप सभी से निवेदन करता हूं कि अभी जीरो को और भी आगे हम लोगों को बढ़ना है। यहाँ पे क्लैन बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं होना है, यहाँ पे मनी बेस्ड पॉलिटिक्स यहाँ पे बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पे मैंने जैसे कहा कि कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ पे एग्जिस्टेंस नहीं है। हो पाने से तो आप लोग पूरा मिल के, आप लोग जो सीनियर लीडर्स हैं, आप लोग मिल के बीजेपी के तरफ से एक ही नाम आप लोग अगर रिकमेंड कर देता है तो पूरा अनकॉन्टेस्ट का माहौल यहाँ पे बन जाता है। अनकॉन्टेस्ट होने से सभी के लिए फायदा है, छोटा छोटा चीज में हम लोग मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगा। तो ये मेरा छोटा सा एक रिक्वेस्ट भी हम आज करते हुए हम जाएंगे। अगर इन केस कॉन्टेस्ट होने से भी डेमोक्रेसी है, मैं किसी उम्मीदवार को हम लोग रोक नहीं पाएंगे, मगर इन केस कॉन्टेस्ट होने से भी आप लोग जरूर एश्योर करना कि यहाँ से थम्पिंग मेजोरिटी का साथ में हमारा बीजेपी उम्मीदवार को वापस फिर स्टेट में हमारे साथ जरूर यहाँ से भेजिएगा। तो इतना कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। पायो आलो बच्चों।